आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। तो आज बच्चों हम बात करेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र की बात करने से पहले आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि श्वसन और सांस लेना, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। आपसे कहा जाता है कि श्वसन बताइए तो आप एकदम से बताते हैं मैडम सांस लेना। सांस लेने को ही श्वसन कहते हैं, बट एक्चुअल में सांस लेना और श्वसन दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। पहले हम सांस लेते हैं, उसके बाद श्वसन होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया कि पहले हम सांस लेते हैं और फिर आपका श्वसन हो गया? ऐसे ही होता है बेटा। देखिए, आपके बायोलॉजी में सांस लेने का मतलब है श्वासोच्छ्वास। एक शब्द आता है हिंदी में, श्वासोच्छ्वास मीन्स आपका सांस लेना, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ब्रीदिंग। जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तब यह क्रिया सांस लेना कहलाती है, तब यह क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, तब यह क्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये आपकी सांस लेना हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन अंदर गई, ये ऑक्सीजन अंदर जाकर क्या करती है? ये ऑक्सीजन अंदर जाकर हमारी बॉडी में भोजन का ऑक्सीकरण करती है। जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उस भोजन से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा मिली कहाँ से? खाया तो हमने भोजन और आपको उसके बदले में मिल गई ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा देने का कार्य है, ये हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन ने किया है। ये ऑक्सीजन हमारे खाए हुए भोजन को तोड़ देती है, मीन्स उसका ऑक्सीकरण कर देती है। और ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है? उससे आपका ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा आपको कार्य करने की शक्ति के रूप में प्राप्त होती है। तो क्लियर हो गया? तो आपको एक टॉपिक ये क्लियर हुआ पहले कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास मीन्स आपका सांस लेना कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आप इसे टेबल वाइज भी याद करेंगे। ये आपका सांस लेना एक भौतिक क्रिया होती है, जबकि आपका श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। सांस लेने में आपका कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप देखेंगे कैसे आप सांस लेंगे और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, अभी आपको समझाया जाएगा। लेकिन जो श्वसन होता है, जब भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हम बात करते हैं अब मनुष्य के श्वसन तंत्र की। आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, आपको क्लियर से दिखाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र को हम मुख्य दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं उसके मुख्य श्वसन अंग, मीन्स जो मुख्य मेन रेस्पिरेशन आपका कहलाता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मुख्य श्वसन अंग। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के श्वसन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा, एक मुख्य श्वसन अंग और दूसरा आपका सहायक श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग में एक जोड़ी फेफड़े आते हैं और सहायक श्वसन अंग में आपकी स्टार्टिंग से, जहाँ से आप सांस लेते हैं आप नाक के द्वारा, जिसे हम नासिका कहते हैं। तो सबसे पहले सहायक क्या करेंगे? सहायक आपकी ऑक्सीजन को लाने का कार्य करेंगे, कहाँ तक? फेफड़ों तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का कार्य करेंगे। तो ये सहायता करने वाले अंग हैं। कौन कौन से? नासिका, नासिका छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली और आगे आपकी श्वसनी और श्वसनिकाएं, ये सब आपके सहायक श्वसन अंग कहलाते हैं। कौन कौन से? तो हमने मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा, मुख्य श्वसन अंग और सहायक श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग में एक जोड़ी फेफड़े आते हैं और सहायक में आपके नासिका, नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, स्वरयंत्र और आपका श्वास नली, और ये श्वास नली आगे जाकर फिर श्वसनी और श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये आपके हो गए इसके सहायक। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कैसे इनका कार्य होता है। सबसे हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नासा द्वार है, मीन्स नासा छिद्र है, जहाँ से होकर आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। आप लेते हैं अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो यहाँ से आपकी जब नाक के द्वारा अंदर सांस जाएगी, तो आपको पता है कि आपकी नाक में, अगर आप देखें अपनी नाक को छूकर देखें, तो नाक के बीच में एक आपको पट सा दिखाई देता है, एक सेप्टम दिखाई देता है, एक पार्टीशन दिखाई देता है, जिससे आपकी नाक दो भागों में बटी होती है। इसको हम कहते हैं अंतरनासिका
पट्ट, ये लिखा हुआ है अंतरनासिका पट्ट। इसके द्वारा हमारी नाक दो भागों में बटी हुई होती है और आपकी नाक में एक श्लेष्म में एक चिकना पदार्थ भरा हुआ है। ये चिकना पदार्थ क्या कार्य करता है? ये चिकना पदार्थ बाहर से जो वायु आ रही है वो कैसी है? गर्म हवा है। तो ये श्लेष्म, ये चिकना पदार्थ उस वायु के तापमान को कम कर देता है। ठीक है, तो आपकी नाक में आगे की तरफ दो छेद हैं, नासा छिद्र हैं आपके, और ये नासा छिद्र से जब वायु आगे बढ़ती है तो नासा मार्ग जो है वो आपका एक अंतरनासिका पट्ट के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है। नासा मार्ग में एक चिकना पतला श्लेष्म भरा होता है जो वायु के तापमान को कम कर देता है। दूसरी बात, यहीं पर आपके बाल में, आपने नाक में देखा है कि आपके बाल भी पाए जाते हैं। ये बाल क्या करते हैं? ये बाल आपकी जो बाहर से वायु आ रही है उस वायु को शुद्ध करने का, मीन्स उसमें धूल भी हो सकती है, उसमें कोई आपका जीवाणु भी हो सकता है, तो जित हद तक ये कार्य कर सकते हैं ये आपके वायु के साथ आई गंदगी को बाहर ही रोक देते हैं। तो ये हो गई आपकी नासिका और आपका नासा मार्ग पहला। क्लियर पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नासिका से आप सांस लेंगे, नासा छिद्र से आपकी वायु आएगी, नासा मार्ग में जाएगी। नासा मार्ग दो भागों में बटा हुआ है, वहीं पर आपके श्लेष्म में एक चिकना पदार्थ है और वहीं पर आपके बाल पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, ग्रसनी। बेटा ग्रसनी जो है आप देख रहे हैं, देखिए अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आपकी ग्रसनी है और ग्रसनी को हमने गले में दिखाया है, ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ आपका यहाँ पर ये ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी में ये जो हमारी वायु नाल जा रही है, मीन्स हमारा बिंड पाइप है, ये श्वास नली है ये, और इसके नीचे ही आपने कल पढ़ा था अपने पाचन में ग्रास नली भी होती है। दोनों नली आपकी गर्दन में ऊपर नीचे लगी होती हैं। तो ये जो आपकी वायु नाल है ये जाकर आपकी ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी में ऊपर की तरफ जहाँ ये खुलती है उस छेद को, उस पॉइंट को हम कहते हैं घाटी द्वार, और उस घाटी द्वार पर एक ढक्कन लगा होता है। जी ये देख रहे हैं आप, ये ढक्कन है जिसे हम कहते हैं घाटी ढक्कन। ठीक है, तो गले में आपकी ये ग्रसनी है, ग्रसनी में ही आपकी वायुनाल और ग्रास नली दोनों आकर खुलती हैं। चूंकि दोनों आकर खुलती हैं इसीलिए यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी गई कि वायुनाल को ढक दिया गया। क्यों ढक दिया गया? क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाएंगे, खाना खाते समय आपके हो सकता है कि उछलकर जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो आपके कहाँ चले जाएं? इस वायुनाल में चले जाएं। होता भी है, आपने देखा है जब कभी आप खाते समय बोलते हैं, बोल बोल कर खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें हुत्तू लग जाता है, फंदा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो भोजन के कण होते हैं वो उछलकर क्या हो जाते हैं? इस वायु नाल में आ जाते हैं। ठीक है, और हमें उससे फंदा लग जाता है, फिर आप पानी पी लेते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं, जिससे आपको रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रसनी, ग्रसनी की जो ओपनिंग है, जो छेद है जहाँ वायुनाल आके खुल रही है, वो आपका घाटी द्वार है और घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन है जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये वायु भोजन के कण को वायुनाल में जाने से रोकता है। अब आप देख रहे हैं ये आगे चल रही है, ये वायुनाल आपकी, जिसे हम क्या कहेंगे? आपका वायुनाल, और वायुनाल आपके दो भागों में बट जाती है। एक भाग जो ऊपर की तरफ है, ये देखिए, बहुत ध्यान से आपको पास से करके दिखा रही हूँ, ये जो चौड़ा सा भाग आप देख रहे हैं, ये भाग हम देखें अगर एरो से तो हमने इसके आगे लिखा है कंठ। ठीक है, देखिए उसी के ऊपर ये ग्रसनी वाला पार्ट हमने दिखाया है जहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन है। अगर आप ध्यान से चित्र को देखें तो ये ग्रसनी है और ग्रसनी के बाद के भाग को हमने दो भागों में बांट दिया है। ये आपका पूरी एक नली है जिसमें अगला भाग, मीन्स किसका अग्र भाग तो कंठ है, जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र। और दूसरे भाग को अगर हम देखें तो हमने दिखाया है दूसरा भाग आपका श्वास नली है। समझ में आ गया बेटा? अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका कंठ है, कंठ आपके गले में एक उभरा हुआ सा भाग है, ये आपका कंठ है जो उपास्थि का बना होता है। एक बक्से नुमा भाग है जो उपास्थि का बना होता है और आपको उभार के रूप में, अगर आप सभी अपने गले को छूकर देखें तो आपको एक उभार सा दिखाई देगा जिसे हम टैटुआ भी कहते हैं। कहते हैं ना, टैटुआ दबा दिया तो उसकी जान निकल गई। तो यही टैटुआ, ये आपका कंठ है, क्योंकि आपके कंठ से ही आपकी आवाज आती है। अब आवाज कैसे आती है? आवाज ऐसे आती है कि आपका ये जो कंठ है यहाँ पर बाक रज्जु पाए जाते हैं।
अब बाक रज्जु, जब ये हवा अंदर जाती है तो हवा जाके उन बाक रज्जुओं से टकराती है और वो बाक रज्जु क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने से ही आपका ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो ये ध्वनि उत्पादक अंग भी कहलाते हैं। ठीक है। ग्रसनी से आगे वायुनाल में गए तो वायुनाल का आगे का सिरा कंठ हो गया। कंठ में आपका ये उपास्थि का बना है, उभार के रूप में आपको दिखाई देगा। यहीं पर आपका क्या होता है, बाक रज्जु पाए जाते हैं, जिसके कंपन से आपको ध्वनि। अब आप आगे चलें तो ये आपकी श्वास नली चल रही है, और श्वास नली कहाँ पहुंच गई है, बक्ष गुहा में। अगर आप यहाँ पर एक ध्यान से देखें तो ये लाल रंग से मैंने दिखाने की कोशिश की है, और इसका नाम है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, एक पार्टीशन लाइक होती है जो हमारी उदर गुहा और बक्ष गुहा को दो भागों में बांटता है। ऊपर का भाग बक्ष गुहा है जिसमें हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, और नीचे का भाग आपका उदर गुहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फेफड़े हैं वो आपके बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो ये जो श्वास नली चली, ये बक्ष गुहा में गई और बक्ष गुहा में जाकर ये दो भागों में बट गई। देख रहे हैं, क्लियर है बिल्कुल। ये जाकर आपके दो भागों में बट गई, और अब इसको हमने श्वास नली ना कहकर श्वसनी कहा। बहुत ध्यान से देखिए, ये दो भागों में बट गई है, ये आपकी क्या कहलाएगी, श्वसनी कहलाएगी। और अब ये श्वसनी क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग दोनों साइड के फेफड़ों में एंटर कर गई हैं, और एंटर करने के बाद फिर ये फिर विभक्त हो गई हैं छोटी छोटी शाखाओं में। देखिए, क्लियर आपको दिखाने का ही कोशिश की गई है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये आपकी गई श्वसनी, और ये जाकर आपकी फिर से विभक्त हो रही है। ये कहलाएगी आपकी श्वसनिकाएं। तो श्वास नली चली, बक्ष गुहा में पहुंची, दो भागों में बट गई, अपनी अपनी साइड के फेफड़ों में जाकर इसने एंटर किया, और वहां जाकर फिर शाखाओं में बट गई। तो जो पहले बटी दो भागों में उसे हमने श्वसनी कहा। ये लिखा हुआ है आपका श्वसनी, आपकी इधर आपका देखिए तो ये आ गई श्वसनी, ये आपकी जो दो भागों में बटी, और फिर वो छोटी छोटी शाखाओं में बट गई, तो हमने उसे क्या कहा, श्वसनिकाएं कहा। ये श्वसनिकाएं कहाँ गई, ये श्वसनिकाएं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल रंग से छोटे छोटे गुब्बारों की तरह संरचनाएं बनाई गई हैं। हर श्वसनी अपनी छोटे छोटे गुब्बारों के समान यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, जिन्हें हम कूपिका कोश या वायु कोश कहते हैं। और फेफड़ों के अंदर यह वह स्थान है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ से, यहीं से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेफड़ों में उस जगह का नाम बताइए जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो आपके वायु कोश होते हैं, कुपिका कोश होते हैं। और कितनी, लगभग 30 से 35 करोड़ कूपिकाएं मनुष्य के फेफड़ों में पाई जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान, कितनी जल्दी हम सांस ले रहे हैं, सेकंड भी नहीं लगते हमें। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है ये इन्हीं वायु कोशों से, और 30 से 35 करोड़ कूपिकाएं मनुष्य के फेफड़ों में पाई जाती हैं। और ये इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं कि आप ये इसके क्षेत्र को भी बढ़ा देती हैं फेफड़ों की। अब हम फेफड़ों में जाएंगे तो हम बात करेंगे अभी। एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने ये श्वास नली से लेकर श्वसनी श्वसनिकाएं बनाई हैं, इसमें कुछ छल्ले से दिखाए हैं, कुछ पार्टीशन से दिखाए। ये क्या है, देखिए, ये हैं आपके उपास्थि वलय। उपास्थि आप सब जानते हैं, 9th में हमने पढ़ा है, एक अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। अस्थि कठोर होती है, उपास्थि आपकी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी में ये वलय हैं। ये वलय क्या हैं, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि श्वास नली में पाए जाने वाले उपास्थि वलों का क्या उपयोग है। तो इनका क्या यूज है, इनका यूज है कि जब हवा नहीं होगी तो ये इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। आप जानते हैं कि ये सब किससे बने हैं, मसल से बने हुए हैं ऑर्गन्स। तो यहाँ पर जब हवा नहीं होगी तो ये पाइप जब खाली रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर क्या होगी, पिचक जाएगा। तो पिचकने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये उपास्थि बल है। तो जब इसमें वायु नहीं होगी तो ये इस नली को पिचकने से रोकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आप पहुंच गए कहाँ पर, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और कूपिकाएं। और कूपिकाएं पहुंच गई हमारे श्वसन के मुख्य अंग जो कहलाते हैं फेफड़े या लंग्स। तो मनुष्य में एक जोड़ी, देख रहे हैं, गुलाबी रंग के, ये दिखाने की कोशिश की गई है, देखिए गुलाबी रंग के फेफड़े आपके बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा और आपका बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। अगर आप देखें तो दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा हुआ होता है। देखिए, दिखाया भी गया है चित्र में, ये 1, 2
2 और 3 ये 3 लोब्स आपके हैं दाएं फेफड़े के। और बाएं फेफड़े की बात करें तो आपका ये बड़ा सा एक भाग है और एक छोटा सा भाग नीचे है, ये 2 पिंडों में बटा होता है। तो ये इसकी संरचना होती है कि आपका दायां 3 भागों में और बायां आपका 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा ये पूरा आपका जो फेफड़े हैं ये एक गुहा में स्थित होते हैं जिसे हम फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं। फेफड़ों का हिंदी में नाम फुफ्फुस है, फुफ्फुस। तो यहाँ पर एक गुहा भी होती है, गुफा भी होती है, जिसमें जैसे कि आपका हृदय होता है, हृदय भी क्या होता है, हृदय वर्णी गुहा में स्थित होता है, क्योंकि ये सब क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन है, कोमल अंग है, जरा से आघात से इन पर चोट लग सकती है। तो प्रकृति ने क्या किया है, इनको एक गुफा में बंद कर दिया है। तो यहाँ पर एक गुफा पाई जाती है, एक आपकी क्या पाई जाती है, एक आपका फुसफुसिए गुहा पाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया आपका फेफड़े, जो आपके श्वसन के मुख्य अंग हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे वायु अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, मीन्स गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।